दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच से आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की चर्चा हम भारत के विकास की कहानी तथा दुनिया से भारत के बदलते हुए रिश्तों की कहानी के आसपास रखेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे। एक कहानी शुरू करते हैं वर्ष 2002 की, जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उस समय राम जन्मभूमि में कार सेवक गए थे और उसके पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो बाद में फिर बैच बाई बैच करके लोग जाया करते थे। तो वहाँ एक बार गुजरात से कुछ लोग गए कार सेवा करने और वहाँ से वो किसी एक रिज़र्व बोगी में, कंपार्टमेंट में वो आ रहे थे। वो ट्रेन आकर गुजरात के एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर मुस्लिम लोगों का अटैक हुआ और बहुत सामान वगैरह ले गए, छीन करके पैसा वगैरह ले गए, औरतों को उठा करके ले गए। और इतने गुस्से में लोग थे, इतनी नफरत थी कि उस बोगी में आग लगा दी गई और सारे के सारे जो ये थे कार सेवक थे वो सब के सब मारे गए एक ये में, उसी कंपार्टमेंट में। खैर ये ट्रेन फिर अहमदाबाद गई। तो जाहिर है कि उसके बाद ये हिंदुओं में आक्रोश बढ़ा और अंततः दंगे की स्थिति आ गई। मुख्यमंत्री ने बहुत तरीके से इसे मैनेज किया, सेना को भी बुलाया, पड़ोसी राज्यों को भी कहा कि भाई हमें मदद कीजिए, सहायता दीजिए। और जो भी हो, फाइनली मतलब ये दंगा सेटल हो गया, स्थिर हो गया और फिर नियम से सुचारू रूप से कार्य चलने लगा। उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो विपक्ष की सरकार थी, यानी भाजपा के प्रतिपक्ष यूपीए की सरकार थी। तो वहाँ से शुरू होती है कहानी नरेंद्र मोदी को ट्रैप करने का। कानूनी तौर पे कमीशन बैठाए गए, जांच पड़ताल किया गया, लेकिन मोदी कहीं पकड़े नहीं गए, कहीं पर ये नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चला काफ़ी, और बाद में इन्हें निर्दोष साबित करके, घोषित करके इनको बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये रहा उधर केस का। लेकिन दुनिया में या भारत में गोधरा कांड का प्रचार नहीं किया गया, बल्कि जानबूझ करके गुजरात के दंगों का प्रचार किया गया। और 2002 के गुजरात दंगे सबको मालूम है, सबको याद है। गोधरा कांड किसी को याद नहीं है। खैर, तो उसे जो इम्प्रेशन मीडिया बनाता है वही बनता है। एक समय था जब अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया था कि श्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में आना मना है, उनको कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो दंगे के अपराधी हैं। खैर, मोदी जी ने पहला टर्म राज किया, पूरा राज को विकसित किया और होते होते खैर बाद में वो जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, उसके पहले देश कितना गर्त में गया था, इसका अनुमान आप इन बातों से लगा सकते हैं। पहला कि भारत की संसद में
एक किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका विदेश थी रक्षा मंत्री AK एंटोनी थे, जो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वो बिल्कुल साफ गोई से जवाब भी देते थे। तो वो पूछा ये गया कि भाई चीन उधर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है LAC के उधर, भारत क्यों नहीं बना रहा, वहाँ तक सड़कें ले जाए, ट्रेन ले जाए, क्यों नहीं ले जा रहा। इसका उत्तर रक्षा मंत्री ने सदन में उपस्थित होकर कहा कि हम लोग इसका विकास इसलिए नहीं करते हैं कि चीन अगर उधर से हमला करेगा तो देश में काफ़ी अंदर तक आसानी से पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोग कोई ये नहीं करते हैं। कितना सुंदर उत्तर था। इतना ही नहीं, एक और बात कहना ज़रूरी है कि भारत के पास अपना HAL था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पे काम किया जा सकता था लेकिन काम नहीं किया जा सकता, कोई भी काम वहाँ नहीं। DRDO था, वो भी बंद पड़ा था या बंद करके रखा गया था, जो भी है। उस समय होता क्या था कि छोटा से छोटा सामान भी डिफेंस का बाहर से आता था। कोई भी सामान बाहर से खरीदा जाता है, बाहर से तो आज भी खरीदा जाता है, किंतु उन दिनों रक्षा मामलों में भारत 100% आयात करता था। और इसके पीछे मकसद ये था, जो कि हर कोई मालूम है, हर कोई इससे सहमत होगा, कि इसके पीछे मकसद था कि सीधे कमीशन लेकर के अपने पास रख लेना। कौन झंझट में पड़े कि देश में बनवाए बनाए, उससे फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बढ़िया है कि चेक काटिए और कमीशन अकाउंट में आ जाएगा, बस काम चलता जाएगा। इस मामले में यहाँ तक हुआ था कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके अपने ही वित्त मंत्री ने वो फोर्स खरीद के मामले में घोटाले की और करप्शन की बात कही, सामूहिक रूप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से। और जाहिर है उसके बाद उनको त्यागपत्र देना पड़ा, जो भी हुआ वो अलग बातें हैं, किंतु वो फोर्स घोटाला बाद तक भी सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उसमें जो भी पेमेंट दिया हुआ था, लगा हुआ था क्वातरिची का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा था, वो UPA के शासन में आते आते उसका टोटल पैसा जो है पेमेंट कर दिया गया विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, और कहीं कुछ नहीं, इसको पेमेंट कर दिया गया। जाहिर है पेमेंट क्यों किया गया, उसके क्या परिणाम निकल रहे थे। इस तरह की स्थिति से देश गुजर रहा था। और ये दशा और दिशा तब सुधरी जब भारत के लोग बिल्कुल उस UPA सरकार से तंग आकर के एकत्रित होकर के, एक मत होकर के इन्होंने वोट दिया भाजपा को। और जो कांग्रेस इस देश की पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी थी, वो लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट गई। बहुत हास्यास्पद हार हुई, लेकिन हुई तो हुई। और श्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अपना काम करना शुरू किया, एक वर्किंग कल्चर डेवलप किया उन्होंने, क्योंकि वो खुद अपने बहुत देर काम करते थे, रात के 10 बजे 11 बजे तक काम करते थे। उनके काम करने का तरीका ही था, जो भी एक वर्कमैनशिप डेवलप किया उन्होंने, करप्शन से फ्री किया। करप्शन से फ्री करने में उनका तरीका ये था कि जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिशियरी है किसी भी रूप में, तो बीच के माध्यम में जितने लोग थे उन लोगों को हटा करके, जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे गैस सिलेंडर जो लोग खरीदते थे उसमें सब्सिडी मिलती थी, और वो सब्सिडी यदि को कभी मिलती नहीं थी, वो सब्सिडी बीच में ही सब लोग ये कर देते थे। मोदी जी के आने के बाद इस तरह की बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन एक उदाहरण है कि ये सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में जाता था,
वो एजेंसी को और चाहे किसी को कोई विषय मतलब ही नहीं। तो भ्रष्टाचार पर इस तरह से नियंत्रित किया और देश धीरे धीरे अनुशासित हुआ, काफ़ी आगे बढ़ा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। किंतु फिर दूसरे टर्म में जब मोदी जी आए तो कोरोना का महाकाल शुरू हो गया। उस समय पूरी दुनिया इस बात के लेकर चिंतित थी कि भारत में कैसे होगा, कितने लाख लोग मरेंगे, क्योंकि वहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब कैसे होगा। तो जो भी हो, श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया ताकि आदमी से आदमी का कांटेक्ट ख़त्म, नो चांस ऑफ, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। और आईसीएमआर को एक टास्क दिया वैक्सीन डेवलप करने का, और वो खुद आईसीएमआर में रोज़ एक बार दो बार जाकर के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते थे। वैज्ञानिकों ने भी इसे चैलेंज के रूप में लिया और दिन रात काम करते रहे, दिन रात काम किया। फाइनली अब जानते हैं वैक्सीन डेवलप हुआ। पहला वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने स्वयं लिया, बाकी वैक्सीन इंडिया के लोगों को दिया गया। एक तरह से देखिए तो इतना बड़ा ह्यूमन ट्रायल शायद किसी भी प्रोडक्ट का आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन फाइनली ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान रहा। और उसमें ये वैक्सीन जो है दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें कि बहुत सारे देशों में तो निःशुल्क, पूरी तरह से मुफ्त भेजा गया। इसके लिए पूरी दुनिया, माने विकसित देशों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया भारत के लिए थैंकफुल है। ये एक बहुत बड़ा जोल था और ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा दुनिया के हर कंट्री में। सभी लोग माइनस में गए, लेकिन इंडिया का जो पहले 5 साल का जो काम किया हुआ था और कोरोना समाप्त होते ही जिस रफ्तार से फिर काम किया इन्होंने, तो भारत जो कभी 15वें स्थान पर था वित्तीय शक्ति के रूप में, जो लिस्ट बनती है उसमें 15वें स्थान पर था, वही भारत 5वें स्थान पर आ गया, ब्रिटेन को नीचे पुश करके। यानी दुनिया की 5वीं वित्तीय शक्ति भारत हो गया। इसके अलावा इसके चारों दिशा में परिणाम आने लगे। DRDO का डेवलपमेंट, उसमें सेल्फ मेड इक्विपमेंट्स, तेजस विमान बनाया गया वहाँ, और फिर ब्रह्मोस मिसाइल। यानी स्थिति ये आ गई कि जो कंट्री 100% इम्पोर्ट करता था डिफेंस प्रोडक्ट्स में, वो कंट्री अब एक्सपोर्ट करने लगा। खासकर ब्रह्मोस मिसाइल बहुत चर्चित हुई, बहुत का ऑर्डर पेंडिंग है। तो वहाँ से जिसे कहते हैं फर्श से लेकर अर्श पे पहुँचना, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ये स्टेज दिलवाया। इसके अलावा ये सेना को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत जो विकसित हथियार है वो विदेशों से लिए। राफेल विमान लाया, मैंने फाइटर एयरक्राफ्ट, तो एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रांग हुआ। इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे क्षेत्र में इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। इसका परिणाम हुआ कि यह देश दुनिया में पहला देश हुआ, पहले स्थान पर देश हुआ जिसने बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया कंट्री में, वर्ल्ड में नंबर 1 पे। ये कंट्री चौथे, मैंने ये क्या कहते हैं,
सामरिक दृष्टिकोण से यानी फौज की ताकत के हिसाब से यह देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है और वित्तीय व्यवस्था इस देश की 5वें स्थान पर पहुंची। इसके अलावा देश में हर घर में शौचालय, बहुत से घर बना करके लोगों को वित्तीय सहायता के रूप में दिया गया, बने बनाए मकान दिए गए, हर घर में गैस सिलेंडर, मुफ्त का अनाज जो दरिद्र लोग हैं, और हर किसी के अकाउंट में जनधन अकाउंट खुलवाया था उन्होंने, उस अकाउंट में पैसे, नगद पैसे उसमें दिया जाता था। तो देश को इस तरह से इस स्थिति में लाया। उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो लोग दरिद्रता के स्टेज में थे, जो सपोर्ट ले करके वो फिर कुछ मुद्रा योजना के अंतर्गत कुछ लोन ले करके और वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हुए, काफ़ी आगे बढ़े। ये सब बातें थी, ये अवस्थाएं थी। डिफेंस बहुत आगे था और दुनिया में लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर थे, यानी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। अब यहाँ एक बार और मैं गिना दूँ, भारत में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्सिक्यूटिव लगातार 3 असेंबली इलेक्शन जीता है अपने नाम पे, और उसके बाद 3 लोकसभा चुनाव जीता है। यानी ये आदमी जिसने ये 6 टर्म जो गवर्नमेंट बनाया हो, वो कितने दिनों का पॉलिटिकल कैरियर है। तो खैर ये रहा विषय वस्तु, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक मुख्तसर सा परिचय है। वीडियो हमारा अब यहीं समाप्त होता है। आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।